जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के डोंगरी स्थित इलाके में और आज मेरे साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक नामवर शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। आप जैसे कि जानते हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का महाराष्ट्र का जब भी नाम आता है, अब्दुल रहमान सीएच का साहब का नाम बड़े अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। एक जिम्मेदार शख्सियत है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र की सियासत में। जब भी इंडियन मुस्लिम लीग कोई काम करती है तो उस काम के अंदर ये बखूबी उनका अहम किरदार होता है और इनके ही पूरे ज़ेर एहतमाम वो सारे कार्यक्रम, वो सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। आज इनसे मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करने के लिए आए, इनसे बात करने के लिए आए हैं। अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। सीएच साहब, जिस तरह से मौजूदा दौर चल रहा है सियासत के मद्देनजर अगर हम देखें, जो अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव गुजरा, महाराष्ट्र असेंबली का जो चुनाव गुजरा, इस चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या जिस तरह से बीजेपी इख्तिदार में आई है और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी को झटका लगा है, जो नताइज आए हैं, आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं इस नताइज को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नताइज जो हिसाब से आए हैं, हमारी बात तो छोड़िए, जो बीजेपी के जो हमारे जानने वाले मतलब जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि ये कभी हमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा कि इस तरीके से जो है एकदम ये दिस रिजल्ट हैज टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज। सब लोग जो है एकदम सरप्राइज हो चुका है, क्योंकि इतना स्ट्राइक रेट, मतलब अगर समझोगे 88% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट हुआ है बीजेपी का। और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है, कहीं कहीं मतलब गांव में ऐसा हुआ है, क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि जो उस गांव के लोगों ने जिनको वोट किया वो उनको कुछ वोट गिरा नहीं है। बिल्कुल। और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं और ये एकदम सरप्राइजिंग है। इसमें ये लगता है कि लोग भले किसी को भी वोट करें, लोगों का मंशा कुछ भी हो, अगर सत्ता में जो पार्टी है उनके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ ना हो, टोटल जो है माहौल पूरा ही अलग हो, उसके बावजूद भी सत्ता में जो बैठे हुए पार्टी आजकल ईवीएम के हिसाब से दूसरे हिसाब से जो है वो वापस सत्ता में आना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और जो लोग जो है, जो रिपब्लिक, जो डेमोक्रेसी जो है, इस कदर जो है उसका गला घोट चुका है कि लोग किसे भी वोट करें, अनएक्सपेक्टेडली उनको जो है नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये हिसाब से हुआ है। अब्दुल रहमान साहब, मुस्लिम लीग इस चुनाव के अंदर, जैसे अभी ये पिछला चुनाव गुजरा है, महाविकास अघाड़ी एक सेक्युलर फ्रंट को लेकर चल रही थी और सेक्युलर सोच को लेकर चल रही थी। वहीं महायुति एक कट्टर सोच को लेकर चल रही थी, हिंदुत्व का मेन मुद्दा था और उन्होंने उसको फैलाने के लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडे भी किए। बहुत सारे ऐसे उनके स्टेटमेंट जा रहे थे कि मस्जिद से बोंगे उतार दिए जाएंगे, कटोगे तो बटोगे, ऐसे बहुत सारे उनके स्टेटमेंट थे। लेकिन कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी जो है वो सेक्युलर वोट बैंक जो है, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी हो, शरद चंद्र पवार हो या समाजवादी पार्टी का भी उसमें समर्थन था, ये सारे लोग सेक्युलर वोट को लेकर चल रहे थे। तो मुस्लिम लीग भी सेक्युलर बेस पे काम करती है, सेक्युलर वोटर्स पे काम करती है। तो इस चुनाव के अंदर मुस्लिम लीग कहाँ थी, क्यों नजर नहीं आई इस चुनाव में? मुस्लिम लीग इसलिए कि मुस्लिम लीग इंडिया अलायंस में थे और जैसा कि आपने कहा कि माहौल एकदम खराब हो चुके थे और जो है मतलब बीजेपी और फासिस्ट ताकतें टोटली कम्युनलिज्म के ऊपर, कम्युनल भेदभाव करके जो है वोटों को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को एक कम्युनल डिवाइड करके अपना जो है मेजोरिटी लाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए हमने चाहा कि सेकुलर वोटों को कहीं ना कहीं धक्का नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए हमें जो है ये आदेश हुआ कि मतलब हम लोग अगर अलायंस में है तो वोट मतलब कैंडिडेट लगाना है, अदरवाइज सेकुलर वोटों को तकसीम करने के हिसाब से हमें कैंडिडेट को नहीं लगाना है। इसलिए हमने कैंडिडेट को नहीं लगाया। और जहाँ तक आप बोंगे उतारने की बातें कर रहा है, जिसने पहला मुंबई के अंदर बोंगे उतारने की बातें किया, उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा गिर गया। इस बार वापस जो है उन्होंने सोचा कि, मेरे ख्याल से राज ठाकरे ने कहा बोंगे उतारने के, उसने सोचा कि वापस मुझे और भी ज़्यादा वोट में, लेकिन इस बार तो और भी गिर गया। अपने जो है पर्सनल लोगों को भी खड़ा करने के बावजूद भी जो है कहीं भी उनका पॉलिटिकल सिनेरियो ख़त्म हो चुका है। ये नतीजा है। कुछ लोग जो है, मुझे नहीं लगता है कि जो डिवाइड करने की जो स्टेटमेंट्स दिया गया, बटोगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ों को यहाँ के पब्लिक ने ज़्यादा लिया नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि जो सेकुलर लोग जो है अभी भी मेजोरिटी में ज़्यादा है, वरना हिंदुस्तान की हालत ये नहीं होता। लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है। लोगों को ऐसा लगता है कि इस किस्म के बयान देने से जो है हिंदू वोट एक तरफ और है, लेकिन
एक तरफा नहीं हो रहा है, ये बाकी दूसरा खेल के हिसाब से जो है मेजोरिटी हासिल किया गया। ये हिंदू वोट जो एक तरफे की बात है, कुछ दिन पहले मौलाना सज्जाद नोमानी का एक स्टेटमेंट आया था, मराठी पत्रकार संघ ने उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने बाकायदा 288 कैंडिडेट की लिस्ट बताई थी कि मुसलमान इनको वोट करें। तो आपको कहीं लगता है ऐसा कि मौलाना सज्जाद नोमानी का वो स्टेटमेंट मुसलमानों को एकजुट करने के बजाय हिंदुओं को एकजुट कर गया और सारे हिंदू समाज के जो लोग हैं उन्होंने एक तरफा वोट किया बीजेपी को? क्या लगता है ये स्टेटमेंट थोड़ा सा नुकसान दिया? मैं एक सिंपल इसमें इसको जवाब देना चाहता हूँ। उसके बाद जो है महाराष्ट्र डिप्टी सीएम ने यह कहा कि ये वोट जिहाद है, हर चीज़ को जो है जिहाद के नाम दिया जाता है अभी। तो हो सकता है कि वो मतलब रिवर्सली एडवर्सली अफेक्ट हुआ हो, ये हो सकता है। मैं ज़्यादा इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का नाम इसमें है, इसलिए मैं टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूँगा। अच्छा, जो अभी जिस तरह से हाल फिलहाल चुनाव नया आने वाला है, कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, क्या मुस्लिम लीग इस बार भी जिस तरह से पिछले चुनाव में इंडियन अलायंस के साथ थी खामोश रही, आने वाले चुनाव में भी खामोश रहेगी या कुछ और करने का इरादा है मुस्लिम लीग का? देखिए, ये जो नतीजा जो आया है इसमें ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भले वो लोग किसी को भी वोट करें, लेकिन उसका नतीजा जो सत्ता पक्ष जो चाहता है वही लाता है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि अभी आने वाले चुनाव में इस किस्म के कोई किस्म का जो है एक क्या बोलते हैं कि एक ये तय किया जाएगा कि किसे वोट करना चाहिए, कौन खड़ा करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होगा। मुस्लिम लीग यहाँ पर कुछ अरसा पहला जो है वो यहाँ पर 2 MLA और 4 कॉर्पोरेटर मुंबई में थे और मुस्लिम इश्यूज मुसलमानों का और कम्युनिटी माइनॉरिटी का एक वसत था जब भी, क्योंकि हमारे इश्यूज जो है असेंबली में बराबर उठाए जाते थे और एक लेवल प्ले के हिसाब से बात चलता था। अब जबकि ये कुछ लोगों के अपने अपने मुफाद के लिए जो लोगों ने मुस्लिम लीग को यहाँ पर कमज़ोर कर दिया और मुस्लिम लीग जो है कमज़ोर हो गया, उसके वजह से जो है मुस्लिम लीग उस वक्त के बाद जो है इतना उभर के आए नहीं है। लेकिन अभी जो है जो हालात पैदा हुआ है यहाँ पर ये दिख रहा है कि मुस्लिम क़यादत अपने आप खत्म हो चुका है। मुस्लिम लीडर्स जो है उनको कौम के जो मसले मसाइल उसको आवाज़ उठाने की ताकत है। अभी आप संभल का इशू ले लीजिए, संभल में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया इंसान है, उधर भी वो भी एक निष्पक्ष तरीके से वहाँ पर इम्पार्शियल तरीके से वहाँ पर लोगों को मदद करने के हिसाब से गया तो उनके ऊपर केस FIR डाल दिया। दूसरा एक MLA के बेटा है उसके ऊपर जो है वो लोग FIR डाल दिया। मतलब एक तो आप जो है पुलिस और पूरा प्रशासन जो है मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा मिशनरी काम कर रही है और उसका अलावा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर उनको मदद करने के लिए निष्पक्ष तरीके से और उनके बीच में जाते हैं पुलिस और ये लोगों के बीच में, तो उनके ऊपर भी केस बनाकर एक किस्म का हर तरीके से मुसलमानों का आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये एकदम हर जगह से साफ जाहिर हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दुत्कार भी लगा दिया कि मिशनरी पुलिस वगैरह टोटल जो है ये डेमोक्रेसी के जुडिशरी और लोगों के खिलाफ काम किया है। तो ऐसे हालात में जो है कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूरत है कि ये साबित करता है कि इक़्तिदार में आना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे कायदे मिल्लत मोहम्मद साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कुछ भी पाना मुश्किल है जब तक कि तुम अपने मुत्तहिद होकर के अपने वोट को कंसोलिडेट करके आप अपने नुमाइंदगी सब में पैदा नहीं करोगे और आप इक़्तिदार में साझेदार होंगे। इसीलिए ये आने वाले चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों से बात अभी भी फ़िलहाल 28 से 30 मुस्लिम नुमाइंदगी है कॉरपोरेशन के अंदर जो मुस्लिम अक्सर इलाकों से चुन कर आया है। हम उन सब से दरख्वास्त करते हैं और पूरे कम्युनिटी से, सेकुलर माइंडेड लोगों से और माइनॉरिटी से दरख्वास्त करते हैं कि उस मुस्लिम क़यादत को वापस लाया जाए ताकि हमारी आवाज़ जो है असेंबली तक, कॉरपोरेशन भी तक पहुँचे, यहाँ से ताकत हासिल करके हम असेंबली में आगे भी बढ़ेंगे। महाराष्ट्र बहुत ही बहुत फर्टाइल ज़मीन है मुस्लिम क़यादत के लिए और पहला हुआ भी है। औरंगाबाद में हमारा डिप्टी मेयर हर जगह पर हुआ है और एक हमारा कॉरपोरेटर अभी जो महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है नागपुर के अंदर, पहला जो है कॉरपोरेशन के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने बनवाया है, केरला से इंस्पायर होकर के अभी 1600 बच्चों पढ़ रहे हैं। अभी एक मुस्लिम कॉरपोरेटर जो केरला हिंदुस्तान के सबसे 100% लिटरेट स्टेट है, वहाँ से इंस्पायर होकर के अगर एक कॉरपोरेटर हमारा इतने अच्छे एक स्कूल लोगों के लिए फ्री एजुकेशन के लिए बना सकता है, आप सोचिए अगर मुंबई के अंदर भी अलग अलग शहरों में अगर मुस्लिम लीग का कॉरपोरेटर्स होगा। मुस्लिम लीग हमेशा गरीबों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और
बैकवर्ड क्लासेस को स्ट्रीमलाइन में लाने के काम करते हैं। अगर समझो कि अगर एज ए सोसाइटी कितना फायदा होगा, इसलिए हम सब लोगों से दरख्वास्त कर रहा है कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मुस्लिम लीग को ताकतवर बनाने के लिए सब लोग ताउन करें इस चीज़ को, क्योंकि केरला सबसे ज़्यादा आरएसएस के शाखा होने के बावजूद भी कई सालों से जो है केरला में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है अलायंस पर रूलिंग होता है, स्टेट में हुकूमत बनता है, उसके बावजूद भी वहाँ पर दंगा फसाद नहीं है, सबके साथ में इंसाफ होता है। सबसे बेहतर जो है हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतर संस्कृत का जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज बना हुआ है केरला के अंदर, और हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर सोसाइटी मोहम्मद बशीर साहब उन्होंने वो बनाया है। तो हम लोग किसी के साथ में भी कोई किस्म का भेदभाव नहीं करता। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गंगा जहनी तहजीब हमेशा बरकरार रहे, और सबको बनात वाला साहब हमेशा कहते थे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के हिंदुस्तान का कोई भी एक तबका अगर पीछे रह जाता है तो देश तरक्की नहीं करता है। इसी हिसाब से जो जाति जनगणना जो राहुल गांधी कह रहा है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पता चलेगा इसमें कितने कास्ट के कितने लोग हैं और क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, उनमें क्या एजुकेशन लेवल क्या है। तो उनको जो है वो देश को पूरा तरक्की कराने के लिए उन लोगों को भी आगे लाना पड़ेगा रिजर्वेशन के जरिए, जाके देश तरक्की करेगा। तो ये अब जब कॉरपोरेशन की अगर आप बात अब कर रहे हैं कि मुस्लिम नुमाइंदों को आप उतारेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से हम लोग एक कुछ पार्टियां हैं जो मुस्लिम चेहरा लिबादा ओढ़ कर आती है और मुस्लिम नुमाइंदगी को बचाने की बात करती है, तो उनके लिए ये टैग आ गया कि ये बीजेपी की भी पार्टियां हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उन इलाकों से खड़े जहां से मुस्लिम वोट्स बंटवारा हो जाए और शिवसेना, शिंदे गुट या यूबीटी या बीजेपी के नुमाइंदे जीत के आ जाए, तो ये टैग कहीं आप पर भी नहीं लग जाए कि मुस्लिम लीग भी वोट काटने के काम करने आ रही है। हम लोग जो है हम लोग उसके लिए एक मैकेनिज्म पैदा करेंगे, उस इलाके के अक्सरियत लोगों के साथ में बातचीत किया जाएगा और एक कंसेंसस लाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कौन सा कैंडिडेट लड़ना चाहिए और वहाँ के इलाके के लोगों के लिए क्या बेहतर होगा, कौन आदमी सही होगा। एक किरदार भी देखा जाएगा, इखलास भी देखा जाएगा, हर तरीके से ये सब देख के वहाँ के लोगों से मशवरा करके जो है हम लोग कैंडिडेट को चुनेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आया किसी को भी। तो क्या खाली मुसलमानों को ही टिकट दी जाएगी या एसटी, एससी, ओबीसी, अदर कास्ट के लोगों को? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्टी के नाम से मुस्लिम जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों को लगता है कि मुसलमानों की ही पार्टी है। मुसलमानों की ही पार्टी नहीं है, लेकिन मुस्लिम क़यादत बाखूबी ये निभाते हैं। जैसा केरला के अंदर दलित लीग है, जनरल सीट से दलित को हमारे मतलब प्रेसिडेंट ने सीट दिया और 2 बार वहाँ पर इलेक्शन जीत के आया। जैसा कि यूसी रामन है, वो दलित है, उन्होंने 2 बार जनरल सीट से जीत के आया हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे जो एम्स और ऑब्जेक्टिव जो हमारी जो बायलॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है मुस्लिम लीग का, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है देश के अलग अलग धर्मों के आपस में भाईचारगी बढ़ाना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। इसलिए इस तरीके से सिर्फ काम के हिसाब से नहीं होगा, हर लोग जो हर तबके के लोगों के लिए हम लोग जो काम करेंगे और सबको मिला करके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या मतलब कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे इस वक्त जुड़े हुए हैं या आपके टच में हैं, जो आने वाले चुनाव में मैदान में उतारने वाले हैं? कोई चेहरे हैं? हमारे कुछ ऑलरेडी कुछ सिटिंग कॉर्पोरेटर से भी हमारी बातचीत चालू है और समाज के अच्छे अच्छे लोगों के साथ में अच्छे जो है कैरेक्टर के लोगों के साथ में हमारी बातचीत चालू है। इंशाल्लाह बहुत सारे हमारी मीटिंग्स भी चालू है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये सब आपके सामने आएंगे। तो मतलब पूरी तरह से तैयार है मुस्लिम लीग कॉर्पोरेशन में उतरने के लिए? डेफिनेटली मुस्लिम लीग जो एक चीज़ यहाँ से जो है दिख नहीं रहा है। अभी आप देखे होंगे कि कितना टाइम से जो मुस्लिम मसाइल उठ के आते हैं, कोई भी लीडर्स उसके लिए बात करने के लिए, सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टीज भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? एक वैक्यूम स्टार्ट हो गया है। तो वैक्यूम को पूरा करने के लिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग पुराने तौर पर जो है उभर कर आना चाहिए। और इसमें हम मुंबई के और महाराष्ट्र के पूरे दानिशुरों से, पूरे इंटेलेक्चुअल लोगों से, उससे पढ़े लिखे सेकुलर लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि वो लोग आगे बढ़े, सोचें और हमारे साथ दें। और इसमें मशवरे के साथ में जो डिसीजन लिया जाएगा, कुछ जो है कौम के लोगों के जो है क्या बोलते हैं, उनके जो एक भरोसा है, उनका एक जज्बा है, उसको बेचने का काम मुस्लिम लीग नहीं करेंगे। ये आपसे हमारी वादा है।
तो बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। देखा दोस्तों, ये अब्दुर्रहमान सियद साहब थे, मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में मुस्लिम लीग पूरी ताकत के साथ मुंबई में अपने नुमाइंदों को उतारेगी। शर्त यह है कि नुमाइंदे साफ सुथरे हो, अच्छे चेहरे हो, सेक्युलर सोच वाले हो, समाज के लिए और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाले ऐसे नौजवान तबके के लिए, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी जाति से आते हो, क्योंकि एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, या माइनॉरिटीज के हो, या क्रिश्चियंस हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, उन लोगों को सीट दी जाएगी। यदि कोई इच्छुक है, अगर मुस्लिम लीग के बैनर तले वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो अब्दुर्रहमान सियद साहब से वो कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि कॉरपोरेशन के चुनाव हाल फिलहाल में होने वाले, 2 महीने का वक्फा है, हो सकता है फरवरी के शुरुआत में ही चुनाव घोषित कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये देखना होगा कि मुस्लिम लीग का ऑफिस, जी हाँ बिल्कुल, मुस्लिम लीग का ऑफिस यहाँ मांडवी पोस्ट ऑफिस के पीछे जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने ही दूसरे माले पर मुस्लिम लीग का यहाँ सेंट्रल ऑफिस है, जहाँ से मुंबई में काम किया जाता है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव में जिस तरह से सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, मुस्लिम लीग किस ताकत के साथ मैदान में उतरती है और समाज का, लोगों का किस तरह से समर्थन मुस्लिम लीग को मिलता है, यह आने वाले समय में हमें जरूर पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, मिलता हूं फिर किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।